पटेल प्रहलाद भी। पर एक खचाखच भरा हुआ, बाहर भी उतनी भीड़ जितनी अंदर भीड़ थी। उस जरा आपसे समझना चाहता हूँ, कोर्ट नंबर 1 में हुआ क्या उस दिन? मुझे मजाकिया लगा, एक जगह मैंने अखबार में पढ़ा कि वास्तव में मजाकिया लगा, कोर्ट रिफ्यूजेस स्टे एज गवर्नमेंट एग्रीज नॉट टू इम्प्लीमेंट। 2 दिन बैठी, एक दिन पूरे 2.25 घंटे सुना, 2 से 4:15, 4 नहीं 4:15 तक बैठे। दूसरे दिन लगभग 35 मिनट। अब 2 बड़े बरगलाने वाले मजाक बनाने वाले वक्तव्य आते हैं। एक तो आता है कि सर स्टे रिफ्यूज्ड, स्टे रिफ्यूज्ड। मैंने कहा ये तो जो एलिसन वंडरलैंड में होता है कि जो शब्द का मायने मैं चाहूँ वही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डे 1 में जो आप बात कर रहे हैं वो कुछ प्रोविजंस, 3 प्रोविजंस को स्टे करने की बात की थी। जमीनी सच, प्रशांत जी आपने बड़े अच्छे से, आप वकील नहीं तो भी आपने सही कहा, जमीनी सच का प्रभाव वही है, बराबर है दोनों केस में। लेकिन हर सरकार अपना एक इमेज चाहती है, तो सरकार ने सोचा कि स्टे ऑर्डर आएगा, उससे बेहतर हम ही मान लें। ये ज़रूरी नहीं कि उस पर कोई इलीगैलिटी है, और ये सब 5 तारीख तक है, 5 तारीख को बदल भी सकता है, 5 तारीख को और भी मिल सकता है। कि क्या इस कानून पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि इस पर सुनवाई पूरी ना हो जाए? देखिए, मैं कभी भी किसी लंबित मामले में ये नहीं कहूँगा कि क्या हो सकता है, जहाँ तक कोर्ट का सवाल है। अचानक आलोचना होने लगी न्यायपालिका की, अचानक। देखिए, नंबर 1, मैं इसको बहुत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि सरकार के विरुद्ध निर्णय जाए। मैं समझ सकता हूँ कि प्राइवेट पार्टियाँ इस प्रकार की चीज़ें करें, लेकिन सरकार, बार बार मैंने देखा है। नंबर 1 प्रश्न है कि क्या धनखड़ साहब आज देश के नंबर 2 ओहदे पे, संवैधानिक वारंट ऑफ प्रोटोकॉल में नंबर 2 है जी। क्या राष्ट्रपति ने ये बोला कभी? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 जजमेंट आते हैं, राष्ट्रपति तो बोल सकती है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ओहदों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन 142 आज बना था, कल बना था, प्रशांत के लिए बना था, राजीव के लिए बना था, या इस तमिलनाडु गवर्नर के लिए बना था? हमारे से कहीं ज्यादा विद्वान लोग बैठे थे 3 साल, और उनको लीड किया था ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब ने, उन्होंने बनाया था। और वहाँ कहा था डिबेट में कि हम इसको हाईकोर्ट को नहीं दे रहे। ये डिबेट हुआ था कि हाईकोर्ट को भी दे दो, यही पावर क्यों नहीं होना चाहिए। एक गवर्नर तमिलनाडु, बाय द वे ये गवर्नर तमिलनाडु की बात नहीं है, ये अलग अलग डिग्रीज में पश्चिम बंगाल भी चला गया है, पंजाब भी चला गया है, विशेष रूप से विपक्ष शासित प्रदेशों में ये हो रहा है। इस सच्चाई को हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कभी आप देख लीजिए, कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी के शासित प्रदेश में होता है, बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। नमस्कार, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछली बार हम लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ बातचीत की थी बहुत सारे अलग अलग मसलों पे, और खासकर जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसको भी समझने की कोशिश, और उसके ज़रिए सियासत में जो कुछ चल रहा है। और पिछली बार हमने वादा किया था कि अब लगातार हर 15वें दिन आपको हम मुखातिब करवाएंगे सिंघवी साहब से। तो सिंघवी साहब को आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, 4थी बार के राज्यसभा सांसद हैं। सियासत तो है ही इनके रग रग में, लेकिन उसके अलावा जो एडवोकेट हैं और देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आप याद कीजिए, चाहे पहले इलेक्शन कमीशन का मामला हो, ईडी का मामला हो, या अब वक्फ बिल का मामला हो, इन तमाम मसलों पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी बात रखते हैं सिंघवी साहब, और आज हमारे साथ दोबारा हैं। सिंघवी साहब, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और साथ में प्रशांत टंडन जी हमारे साथी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है, और हम लोग दोनों मिलकर सवाल दागते हैं सिंघवी साहब के सामने, और सवालों का जवाब कुछ इस ढंग से लेने की कोशिश करते हैं कि 15 दिनों में, बीते 15 दिनों में जो कुछ हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है सिंघवी साहब की, घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि हम लोग अभी लिस्ट बना रहे थे तो सोच रहे थे कि कौन से सवाल रखे जाए, कौन से छोड़े जाए, आपके सामने कौन सी बातें रखी जाए। वक्फ बिल, जिसमें आप बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए नजर आए, और सबसे बड़ी चीज़ की इतनी सारी याचिकाएं, कोर्ट रूम नंबर 1 खचाखच भरा हुआ, बाहर भी उतनी भीड़ जितनी अंदर भीड़ थी, उसमें आपकी आवाज़ बहुत ही बुलंद आवाज़ है, विक्ट्री है। बिल्कुल। और उसके अलावा न सिर्फ आवाज़ बल्कि विक्ट्री, रिलीफ। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, कोर्ट नंबर 1 में हुआ क्या उस दिन? देखिए, मैं सरल तरीके से प्रयत्न करता हूँ। इसके बारे में कई बरगलाने वाली चीज़ें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। मुझे मजाकिया लगा, एक जगह मैंने अखबार में पढ़ा कि वास्तव में मजाकिया लगा, कोर्ट रिफ्यूजेस स्टे एज गवर्नमेंट एग्रीज नॉट टू इम्प्लीमेंट।
अब ये तकनीकी रूप से सही है, फिर भी अजीबोगरीब चीज़ है। सच्चाई ये है कि एक विशेष खंडपीठ 3 जजेस की, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के, उसके अध्यक्ष, 2 दिन बैठी, एक दिन पूरे 2.25 घंटे सुना, 2 से 4:15, 4 नहीं 4:15 तक बैठी, दूसरे दिन लगभग 35 मिनट, तो लगभग 4.25 घंटे सुन के, 3.25 घंटे सुन के उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया पहले दिन कि ये 4 बिंदु हैं या 3 बिंदु हैं जिसमें हम असहमत हैं और अभी आंतरिक यथास्थिति होनी चाहिए जो एक्ट के पहले थी। ये आपने पढ़ा, आपने सुना, आप लोग सब आजकल 24/7 मीडिया का बात है, कुछ छुपाने की तो बात है नहीं। नंबर 2, उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसके अंतर्गत माननीय सरकार के प्रतिनिधि सोलिसिटर ने कहा कि साहब हमको समय और चाहिए, एक आ गया पहले दिन और हम अगले दिन खत्म कर देंगे। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें हमने सब पूरी बहस और जिरे सुन ली है, फिर भी अगला दिन दिया गया उनके रिक्वेस्ट पे, ये कहने के बाद ये 4 बिंदु है, इसमें अभी यथास्थिति रहना सही होगा जी। अगले दिन बहस शुरू होने के पहले, मैं दोहराऊंगा उसके पहले, कहा गया कि अभी हम नहीं करना चाहते, बस हम एक जवाब डालना चाहते हैं जिसको आप निकट भविष्य में सुनिए। और यद्यपि बार बार प्रयत्न हुआ कुछ बहस करने का, सरकार ने मना किया बहस करने से। और उसके बाद मैं एग्जैक्ट आपको सिर्फ तथ्य बोल रहा हूँ, मैं अपना कोई कमेंट नहीं बोल रहा हूँ जी। और उसके बाद तारीख पड़ गई 5 तारीख की कि आप जवाब देंगे, हम रिजॉइंडर देंगे, जवाब अगर देना चाहें 5 मई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा कि हम फिर वही ऑर्डर जो हमने कल बात की थी वो करते हैं पास। इस वक्त उन्होंने बोला कि साहब आप नहीं करिए, हम मानते हैं। क्या है वो बिंदु 3? चौथा बिंदु मैंने उठाया जो अभी नहीं हुआ निर्णय जी। 3 बिंदु हैं कि अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक में आप 22 में से 12 संभवतः नॉन मुसलमान हो सकते हैं, काउंसिल कहते हैं उसको जी। दूसरी 14 में संभवतः 11 में से 7 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, उसको बोर्ड कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, जो यथास्थिति पहले से चल रही है, जो 100% मुस्लिम है वही चलेगी जी। 2 बिंदु हो गए खत्म, जिसके बारे में पिछले दिन बात की थी। तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर में हमारी दलील ये थी, बड़े संक्षिप्त में बोलूंगा बिना कानून के बारे में बोल किए हुए जी, कि प्रिवी काउंसिल से निर्णय है और उच्चतम न्यायालय के भी हाल में 5 निर्णय है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है और हम रिकग्नाइज करते हैं, यानी बिना दस्तावेज के, बिना लिखित, बिना रजिस्ट्रेशन, मौखिक रूप से मैं अपना उद्देश्य दर्शाऊं, मैं अपना एक हक दर्शाऊं और मैं वो कार्य करूं जिससे कि एक वक्फ पैदा हो, तो उसके लिए कोई रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, लिखावट की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर, सरल शब्दों में जी। ये 3 ब्रैकेट आर एक प्रावधान था 95 एक्ट के पहले से जिसपे था ये, उसको उन्होंने सिर्फ एक लाइन से डिलीट कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो चल रहा है सिर्फ रजिस्टर्ड ही नहीं, और इसके बारे में झिरे हुई माननीय सोलिसिटर ने विरोध किया, मैं नहीं माना, हमने भी बोला, तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड ही नहीं बट और अदरवाइज जितने भी हैं, तो इस प्रकार से वक्फ बाय यूजर चलेगा, ये भी उन्होंने मान लिया मौखिक रूप से। एक बात रह गई 3C की जो मैंने उठाई, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। इन तीनों बातों में ये रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट, एक ऑर्डर, आदेश, कलेक्टर की भूमिका पे भी बात, कलेक्टर की इंक्वायरी तक वो डी नोटिफाई नहीं होगी, जो उसमें जो ट्रीट नहीं होता है उस वक्त, जो वक्फ ट्रीट नहीं होगा वो कलेक्टर के निर्णय तक ऐसा नहीं होगा, ये भी नोट कर लिया। अब ये सब बातें सरकार मानी, ये रिकॉर्ड हुआ। अब 2 बड़े बरगलाने वाले मजाक बनाने वाले वक्तव्य आते हैं। एक तो आता है कि सर स्टे रिफ्यूज्ड। मैंने कहा ये तो जो एलिस इन वंडरलैंड में होता है कि जो शब्द का मायने मैं चाहूँ वही होगा, ये एक तरह से सही है। स्टे औपचारिक रूप से रिफ्यूज है, लेकिन अगर आप मान रहे हो तो स्टे क्यों देगा? कोर्ट पागल थोड़ी है कि स्टे देगा, आप खुद ही मान रहे हो, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे बरगलाने वाली बात कि पूरे एक्ट का स्टे मांगा था सिंघवी साहब ने या सिब्बल ने और मिला नहीं। मैंने कहा, कल आज भी एक इंटरव्यू आया, मैंने कहा कि किसी ने कभी मांगा नहीं, हमारे को पागल कुत्ते ने कहा था कि पूरे एक्ट का मांगेंगे स्टे, किसने मांगा? कभी दलील ऐसी नहीं हुई। हमने कहा कि ये बिंदु है, हाँ हमारे 1-2 बिंदु और बचे हैं अभी, उसमें भी रोक नहीं है, उसको हम प्रेस करेंगे। बल्कि अगर आप लंबी सूची लें तो लिमिटेशन का भी बिंदु है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का भी बिंदु है, और 3C सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मैं समझाऊँ आपको। ये एक्चुअली थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3C2 और उसके बाद का प्रोवाइजो है, लेकिन उसको आपको 36 ब्रैकेट 7A और 36 ब्रैकेट 10 के साथ पढ़ना पड़ता है। ये 3 प्रावधान, 3C2 प्रोवाइजो, 36 ब्रैकेट 7A और 36 ब्रैकेट 10। इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है सरल शब्दों में? अगर मैं डिस्प्यूट लेज करता हूं, प्रशांत बैठे कोई भी डिस्प्यूट कर सकता हूं, मैं एक चिट्ठी लिखे डिस्प्यूट है, गलत है, कुछ भी है जी, वो डिस्प्यूट हमारे बीच में जाएगी कलेक्टर के पास। तो प्रोवाइजो कहता है कि जब तक महाशय कलेक्टर ये निर्णय नहीं करेगा तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ ट्रीट नहीं किया जाएगा जी। द शब्द इज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ। नंबर 2, कहीं भी कोई समय सीमा नहीं दी है कलेक्टर के लिए, तो माननीय कलेक्टर साहब 2 साल 10 साल 5 साल 12 साल न करे तब तक वो वक्फ रहेगा ही नहीं, कानून में डीम्ड वक्फ नहीं है। लेकिन इसके बाद और सीरियस होता है, 36(7)A जो दूर है प्रोविजन लेकिन लिंक होता है इससे, वो कहते हैं कि जब तक ऐसी डिस्प्यूट चल रही है, या बल्कि वो कहता है कि जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करता है तब तक उसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप। और अब आता है सबसे बड़ा मजेदार चीज 36(10), वो कहता है जब तक रजिस्टर नहीं होता है तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल बनाया है। मैंने कहा कि अभिमन्यु चक्र भी, अभिमन्यु ने अगर सुना होता अपनी माँ की पेट से या नहीं सुना होता तो भी कोई इस चक्र से निकल नहीं सकता था जी। तो ये सर्कल हो गया ना पूरा, और कलेक्टर साहब बैठे बिना समय सीमा के। ये बिंदु मैंने उठाया था, उच्चतम न्यायालय ने अभी वो 5 तारीख को कंसिडर करेगा, अभी नहीं दिया है। लेकिन बाकी मामलों में ये कहना कि आपने पूरा स्टे मांगा था एक्ट का, कोई नहीं मांगता है, हमने मांगा था। ये कहना कि स्टे नहीं हुआ, हाँ औपचारिक रूप से अगर आप तकनीकी बात कर रहे हैं तो स्टे नहीं हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ कि भाई प्रशांत मान गया है, राजीव मान गया है, तो फिर क्यों रिकॉर्ड होगा कि स्टे करना। मैं इसी पर समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने डे 1 में जो आप बात कह रहे हैं वो कुछ प्रोविजंस, 3 प्रोविजंस को स्टे करने की बात की थी। अब सेकेंड डे क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड पे, मटीरियल ग्राउंड पे तो दोनों का असर एक ही है, 100% असर एक ही है, 100%, हाँ असर एक ही है। लेकिन कानून के प्रोविजन अगर स्टे होते तो वो कानून का हिस्सा ही नहीं होते। फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ता है अटॉर्नी जनरल को स्टे उठवाने के लिए। जमीनी सच प्रशांत जी, आपने बड़े अच्छे से कहा, वकील नहीं तो भी आपने सही कहा, जमीनी सच का प्रभाव वही है, बराबर है दोनों केस में, लेकिन साथ साथ कानून में सेम इफेक्ट नहीं है। तकनीकी रूप से कानून के आधार पर कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट इसको लागू कर सकती है। हमने ये भी कहा कि माननीय सोलिसिटर जनरल किसी स्टेट की आधार पर तो बोल नहीं सकते जी, वो 3-4 स्टेट के लोग थे काउंसिल, बाकी सब स्टेट के काउंसिल तो नहीं थे जी। तो तकनीकी रूप से आई एम नॉट बाउंड बाय स्टेटमेंट नॉट मेड फॉर ऑन माई बिहाफ। लेकिन फिर उन्होंने जब कहा, ये स्पष्ट किया, बार बार कहा उन्होंने, सोलिसिटर ने कहा नहीं कहीं नहीं होगा, तो एक प्रैक्टिकल रूप से मान लिया गया है। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर कोई स्टेट बदमाशी करता है इस वक्तव्य के बाद तो तुरंत स्टे हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों किया जाता है ये कई बार, और मैं समझता हूँ कि गलती नहीं है। हर सरकार अपना ऑप्टिक्स चाहती है, हर सरकार अपना एक इमेज चाहती है, तो सरकार ने सोचा कि स्टे ऑर्डर आएगा, उससे बेहतर हम ही मान लें। ये ज़रूरी नहीं कि इस पर कोई इलीगैलिटी है, और ये सब 5 तारीख तक है, 5 तारीख को बदल भी सकता है, 5 तारीख को और भी मिल सकता है, 5 तारीख को घट भी सकता है। तो इसलिए एक डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर वाला एक सिद्धांत अप्लाई करके कि अभी हम झगड़े नहीं, बाद में एक दिन और झगड़ेंगे, आज हम मान लेते ये हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रभाव एक ही है। मैं नहीं समझता कि इसके ये रिकॉर्डर सुनने के बाद कोई स्टेट की हिम्मत है कि ये तकनीकी पॉइंट लें जिसमें प्रशांत जी कानून के आधार पर सही हैं वैसे कि साहब स्टे तो नहीं हुआ फॉर्मली, तो एक्ट तो चल रहा है, मैं तो प्रदेश हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। ये संभव है, सब लीगली तो होगा नहीं जी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले दिन कुछ और बात हो रही थी, लेकिन दूसरे दिन जो आप बता रहे हैं ये टेक्निकली, मैं ज़रा दर्शकों को, अपने दर्शकों को बता दूं कि 5 तारीख को 2 बजे से फिर सुनवाई है, 5 मई को। लेकिन इस बीच इसमें जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उस पे सरकार ने ही मान लिया है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। सरकार का मानना, यानी सरकार ने पहले स्वीकार कर लिया, इसलिए स्टे की बात नहीं है। जबकि लगातार, जो सिंघवी साहब बता भी रहे हैं कि लगातार इस बारे में चर्चा हो रही है कि देखिए स्टे तो मिला नहीं, मामला स्टे का नहीं है, मामला है यहाँ पर कि क्या इस कानून पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि इस पर सुनवाई पूरी ना हो जाए। आपको लगता है क्या कि इस पे अब आगे भी जो अभी है
जिस ढंग से इसमें रिलीफ और मिलने की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, मैं कभी भी किसी लंबित मामले में ये नहीं कहूँगा कि क्या हो सकता है जहाँ तक कोर्ट का सवाल है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी दलीलें और सबसे मुख्य है ये 3C वाला जो मैंने आपको विस्तार से समझाया, मैं निश्चित रूप से उसको प्रेस करूँगा। क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साथ साथ एक दो और भी है मुद्दे और लोगों के जो मैं शायद नहीं कहूँगा। और लोग कह रहे हैं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत आप ऐसा नहीं करिए कि जो वक्फ है उसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट के नाम पे ले जाएं। तीसरा है लिमिटेशन का। तो ये सब मुद्दे तो होंगे उस दिन, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा निजी मानना है कि जो 4 मुद्दे, 3 ये और एक 3C वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्राथमिक है। जी सिंघवी साहब, लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं जिसमें देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया भी बहुत ही एक कठोर प्रतिक्रिया कह सकते हैं वो है, और संसदीय पद पे वो बैठे हुए हैं, तो उनसे कितनी क्या उम्मीद की जाए ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी है कि उसके बाद सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कल दिन भर देखा, परसों देखा कि अचानक आलोचना होने लगी न्यायपालिका की। अचानक पहले जब चीफ जस्टिस इनसे पहले वाले थे चंद्रचूड़ साहब, उनको लेकर एक अलग प्रतिक्रिया थी, अब कोई और प्रतिक्रिया। सरकार के पक्ष में अगर मामला नहीं गया तो क्या न्यायालय दोषी है, ये सवाल उठता है और लगातार। तो अब आप चले गए हैं एक और क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ कि दोनों को मिश्रण करके बात करें तो बेहतर रहेगा। यानी माननीय उपराष्ट्रपति जी का वक्तव्य वो राज्यपाल वाले निर्णय को निंदा कर, तमिलनाडु के राज्यपाल उस पर जिसमें काफी कठोर शब्द यूज किए गए, वो भी आपने अभी खादन कर दिया। देखिए, नंबर एक, मैं इसको बहुत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि सरकार के विरुद्ध निर्णय जाए। मैं समझ सकता हूँ कि प्राइवेट पार्टियाँ इस प्रकार की चीज़ें करें, लेकिन सरकार, बार बार मैंने देखा है कि इसमें एक ट्रोल्स होते हैं, एक आपकी सोशल मीडिया की एक आर्मी होती है, आपके फिक्स लोग होते हैं वो शुरू कर देते हैं। ये बार बार हमने देखा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 5, 7, 10 सालों में। हम भी जानते हैं कि कोर्ट किन किन के विरुद्ध कंटेम्प्ट एक्शन ले, प्लस इसमें डिनाइबिलिटी होती है। मैं कह सकता हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, प्रशांत ने किया, मैं प्रशांत को जानता नहीं कौन है प्रशांत, लेकिन हम सब समझते हैं ये ट्रोलिंग आर्मी कहाँ से आ रही है। तो ये बहुत ही घटिया तरीके की तरीका है। मैं इसकी खंडन, इसका भर्त्सना करता हूँ, और ये कोई भी चीज़ में एक बहुत ही असहिष्णुता दिखाता है, हमारे पूरे संवैधानिक संदर्भ को विकृत करता है, बैलेंस ऑफ पावर। और ये एक निष्पक्ष संस्था का, इसको तो छोड़ दो न्यायपालिका को। और ये आपने देखा कि ये इस प्रकार के अटैच, कभी कोई यशोधरा जी की बात करता है, कभी कोई वक्फ को लिंक करता है, कभी राज्यपाल का निर्णय ले आते हैं इसके अंदर। ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टमिक स्ट्रेटेजिक जो चीज़ हो रही है, मैं इसकी शब्द नहीं ढूंढ सकता इसकी भर्त्सना करने के लिए। धनखड़ आप लोगों का एक शब्द में बोरो करता हूँ, लोकस स्टैंडाई। तो क्या धनखड़ साहब की कोई लोकस स्टैंडाई है इसमें? अब अपन धनखड़ साहब पे आए। देखिए, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, वो मेरे हाउस के अध्यक्ष भी हैं, और वैसे भी मैं आदर के साथ कहना चाहूँगा, मैं 100% उनसे असहमत हूँ। और जब आपको विस्तार से बताऊँ, संक्षेप में लेकिन विस्तार से, क्योंकि आपके लोगों को जानना भी ज़रूरी है, आपके सभी दर्शकों को। नंबर 1 प्रश्न है कि क्या धनखड़ साहब आज देश के नंबर 2 ओहदे पे, संवैधानिक वारंट ऑफ प्रोटोकॉल में नंबर 2 हैं जी। क्या राष्ट्रपति ने ये बोला कभी? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 जजमेंट आते हैं, राष्ट्रपति तो बोल सकती है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ओहदों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, क्या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? वो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे हाउस के स्पीकर नंबर 4 आते हैं प्रोटोकॉल में, वो भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? किसी ने बोला है? माननीय उपराष्ट्रपति जी जो पहले हुए इस पद पे, बीजेपी द्वारा नामांकित हो या नॉन बीजेपी वाला, कितने लोगों ने बोला है? हाल की गिन लीजिए आप, वेंकैया नायडू से लेके हमीद अंसारी तक, उसके पहले भी चली जाएगी। तो पहले बात तो इतने उच्च पद पर पदासीन व्यक्ति को पूरी तरह से अनुपयुक्त एक बहुत माइल्ड शब्द है, गलत है। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, 142 को उन्होंने मिसाइल शब्द, न्यूक्लियर मिसाइल। अब मैं न्यूक्लियर मिसाइल पे आता हूँ, मेरे को पता नहीं मिसाइल कोर्ट फाइल कर रही है, कहीं और से फायर हो रहा है, संवैधानिक पदों से हो रहा है या कहीं और से हो रहा है, ये भी पता नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। कोर्ट तो निश्चित रूप से फायर नहीं कर रही है, मैं आपको भी प्रमाणित करूँगा।
लेकिन 142 आज बना था, कल बना था, प्रशांत के लिए बना था, राजीव के लिए बना था, या इस तमिलनाडु गवर्नर के लिए बना था? हमारे से कहीं ज्यादा विद्वान लोग बैठे थे 3 साल, और उनको लीड किया था ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब ने, उन्होंने बनाया था ये जी। और वहां कहा था डिबेट में कि हम इसको हाईकोर्ट को नहीं दे रहे। ये डिबेट हुआ था कि हाईकोर्ट को दे दो, यही पावर क्यों नहीं होना चाहिए। कहा कि ये हम एक जो ट्रस्टी है हमारा सबसे बड़ा, जिसमें हमारी सब जो है विश्वास हम डालते हैं, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसको दे रहे हैं। और वो भी उन केसेस के लिए कि जहां पूर्णतया न्याय करना हो, जहां कानून के अंतरात्मा में जाके करना हो, सिर्फ कानून के अक्षर पे नहीं। नंबर 2, ये 75 साल से करीब करीब 20 महत्वपूर्ण जजमेंट है इसके ऊपर। उच्चतम न्यायालय वहां जंगल राज नहीं चलाता है जब वो 142 की बात करता है। वो एक नियंत्रित पावर है। निर्णय में लिखा है कि क्या कसौटियां हैं जिसके ऊपर आप इस निर्णित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि मैं एक दिन बैठ के उठाऊं, मैं चाय पीनी, मेरे को इस रंग का एक कर दो कुछ फायर। और तीसरा, ये पावर तब किया जाता है जब लगता है कि सब, जहां कोई रिक्त स्थान हो संविधान में, जहां गैप हो, जिसके बिना पूरी पूर्णतया 100% न्याय नहीं हो सकता जी। तो इसमें क्या ये सही है कहना कि ये न्यूक्लियर मिसाइल है? कि पावर तो संवैधानिक है। क्यों हमारे संविधान के निर्माताओं, जो हमसे कई ज्यादा विद्वान थे, जो आज के लोग हैं उनसे तो कई ज्यादा विद्वान थे, उन्होंने क्यों किया ये? और किस सरकार ने इसको रिपील करने के 2/3 से रिपील कर सके तो प्रयत्न करा जाए किसी का? किसी ने नहीं किया। तो ये गलत है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो केस था जिसमें मेरा प्रिविलेज था कि मैं लीड काउंसिल था, इसमें क्या उपयुक्त थे? तमिलनाडु गवर्नर वाला, क्या ये उपयुक्त है कि उच्चतम न्यायालय ने किया, या उच्चतम न्यायालय बिल्कुल जैसे कोई पागल हो गया हो या विकृत कोई निर्णय लिख दिया है? हुआ क्या? नंबर 1, एक गवर्नर तमिलनाडु, बाय द वे ये गवर्नर तमिलनाडु की बात नहीं है, ये अलग अलग डिग्रीज में पश्चिम बंगाल भी चला गया है, पंजाब भी चला गया है, विशेष रूप से विपक्ष शासित प्रदेशों में ये हो रहा है। तो इस सच्चाई को हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कभी आप देख लीजिए, कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी के शासित प्रदेश में होता है, बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए जी। माननीय तमिलनाडु गवर्नर 1.25 साल तक 10-10 बिल को पारित नहीं करते हैं। जो ध्यान से सुने, 1.25 साल कितना होता है? 15 महीने। उसके बाद जब वो निर्णय करते हैं कि निर्णय नहीं करना है, और निर्णय नहीं करने वाला निर्णय बन जाता है, उस 15 महीने में, मतलब 15 महीने मैक्सिमम है, कुछ 10 महीने है, कुछ 8 महीने है जी, उस 15 महीने में वो नंबर 2 माननीय राष्ट्रपति को रेफर नहीं करते हैं, जो उनका अधिकार क्षेत्र है। नंबर 3 क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सभी 10 बिल लिस्ट 2 के अंतर्गत हैं। लोकल प्रादेशिक इशू है, कोई सुवरेज है, कोई म्युनिसिपैलिटी है, कहां आएगा राष्ट्रपति? नंबर 4, जब वो हम कोर्ट जाते हैं, मैंने ही मूव किया कोर्ट में, उस वक्त उच्च मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ बैठे थे पार्टीवाला जी। जैसे हम कोर्ट मूव करते हैं तो वो 10 में से 7-8 बिल वापस भेज देते हैं, पारित नहीं करते, वापस भेज देते हैं। 1 या 2 साइन किए शायद, बाकी वापस भेज दी। उसके 3 दिन बाद प्रदेश सरकार बैठ के, उसकी असेंबली बैठ के वापस भेजती है। उसके बाद जब पहले राउंड पे नहीं भेजा आपने, आप राष्ट्रपति को भेज देते हैं। अब ये बताइए, जब बाबा साहब ने बनाया था तो इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि आप कमरे में कैसे जाएंगे, चाबी कैसे लगाएंगे, चाबी से खोल के आप जाके सांस कैसे लेंगे, ये तो नहीं लिखा था संविधान में। बाबा साहब ने कहा था, दी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बैड और गुड, इट इज मैन हु इज वाइल, VILE जी, ये शब्द उनके हैं। दूसरा उन्होंने कहा था, ए इंस्टीट्यूशन इज ओनली एज गुड और बैड एज दी मैन और वुमन हु मैन्स इट और वुमन्स इट। तो आप हर चीज नहीं लिखते। कभी किसी सोचा था कि गवर्नर्स, राज्यपाल, और मैं बहुत दुख और खेद का, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ बोलने में, बहुत खेद साथ कहना चाहता हूँ, किसी ने सोचा था कि राज्यपाल विपक्षी प्रदेशों में सुपारी एजेंट्स बन जाएंगे किसी केंद्र सरकार के, अवरुद्ध करने के लिए शासन, कुशासन, सुशासन, दुशासन, जो भी करना है। अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था कि एक प्रदेश में, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नो 2 swords in one scabbard। क्योंकि ड्यूअल मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, प्रशांत में मुख्यमंत्री, सिंह में मुख्यमंत्री, एक ही हो सकता है। तो ये सब जब हुआ तो उन्होंने कहा 3 महीने, और जो 1.25 साल से बचे हैं उनको डीम्ड कंसेंट। और आखिरी मुद्दा जिसके लिए कहा गया ओवररीच के लिए, राष्ट्रपति के बारे में क्यों कहा?
तो राष्ट्रपति के बारे में एक मुद्दा तो अराइज ही नहीं करता है कि राष्ट्रपति को रेफर कर दे, वो तो होता ही नहीं है, वो सिर्फ गवर्नर के लिए होता है। दूसरा मुद्दा क्यों नहीं कहेगी उच्चतम न्यायालय, सेम प्रावधान है, तेरे कोई फर्क नहीं है, शब्द कॉमा फुल स्टॉप भी सेम है। वैसे इस राष्ट्रपति और इस सरकार में विलंब करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन थ्योरेटिकल रूप से, सैद्धांतिक रूप से अगली बार अगर केंद्र सरकार कोई भेजती है और राष्ट्रपति 1.25 साल तक नहीं करता है, तो क्या आपत्तिजनक चीज है अगर 3 महीने में आपको हस्ताक्षर करने हैं? तो जी, ये तो नहीं कहा कि हम हर केस में डीम्ड असेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस केस में, फैक्ट्स ऑफ दिस केस में, जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा तो हम डीम्ड असेंट दे रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे मामले भी आए। ऐसे केस में अंत में कहूंगा कि माननीय, देखिए इतने बड़े उच्च पदासीन व्यक्ति हैं संवैधानिक, उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की गवर्नर साहब के बारे में, आज वो टिप्पणी कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। आपको बुरा नहीं लगा उस वक्त जब गवर्नर साहब ये कर रहे थे? जी, उल्टा मैं तो कहूंगा कि उनको कहना चाहिए था कि माननीय गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक कारणों से। जी। 3 टिप्पणियां इनकी आई थी अभी पिछले दिनों धनखड़ साहब की। एक तो सीबीआई के अपॉइंटमेंट में कमेटी में चीफ जस्टिस का होना होने पे आया था कि क्यों, जरूरत ही क्या है, एक ये था। दूसरा जस्टिस वर्मा के ऊपर भी आया, जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तक एफआईआर क्यों नहीं, ये पूछा। और तीसरा ये 142। देखिए इसमें एक और ज़्यादा गलत बात है, जो मैंने बोल दिया सब कुछ विस्तार से, आपको मैं दोहराऊंगा नहीं। जब आप एक ही पोडियम से एक ही सामूहिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब हुआ कि उच्चतम न्यायालय के तमिलनाडु निर्णय पर टिप्पणी करते हुए आप उससे जोड़ दें यशवंत वर्मा को? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या कनेक्शन है, मैं जानना चाहता था। मेरे को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वो अपनी जगह पे एक अलग चीज़ है, ये अपनी जगह पे ये कहना कि साहब ये निर्णय गलत है 1 2 3 4, लेकिन साथ साथ उसको यशवंत वर्मा को जोड़ देना। और यशवंत वर्मा के साथ जो हुआ है वो प्रोसीजर, जिसको इन हाउस प्रोसीजर कहते हैं, वो क्या कल बना यशवंत वर्मा के लिए, या परसों बना मेरे लिए, या तरसों बना आपके लिए? आज जब कानून का कोई प्रावधान नहीं है तो ये प्रोसीजर 10 15 साल से 20 साल से चल रहा है। उस प्रोसीजर को माननीय मुख्य न्यायाधीश फॉलो कर रहे हैं। 3 वरिष्ठ जज, 2 बहुत ही बड़े वरिष्ठ लोग मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के और 1 महिला जज उसके ऊपर रिपोर्ट देने वाली हैं। तो इसका निंदा करना कि इसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी 2 दिन के अंदर, क्या उचित है? क्या एफआईआर का प्रोसीजर है? सरकारें नहीं जो 20 साल में किसी की हिम्मत है कि प्रोसीजर जो बनाया है उसको उल्लंघन करके बिना कानून पास किए मैं एफआईआर फाइल कर दूं? वो एफआईआर कल क्वॉश हो जाएगी 2 मिनट में। इफ आई फाइल एन एफआईआर क्वॉश हो जाएगी कल, क्योंकि एस्टैब्लिश प्रोसीजर। हाँ, अगर आप सहमति से कानून बनाते हैं कि ऐसे हर केस पे तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, तो वो कानून टेस्ट होगा। तो ये कहने का औचित्य क्या हुआ? एक सवाल प्रोप्राइटी का भी है सिंघवी साहब की। अखबार में खबर आई है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, और जिस दिन अखबार में खबर आई उस दिन सुओ मोटो स्टेटमेंट चेयर की तरफ से आता है। हम तो ये मान के चलते, हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर की है 10 साल, कि हाउस को चलाने का काम हाउस के मेंबर्स का है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मर्जी से हाउस नहीं चलता है। बिल्कुल। तो सुओ मोटो स्टेटमेंट अखबार की खबर पे, इस किसी मुद्दे पे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, उपयुक्तता की बात है। जी, मैं नागरिक की हैसियत से कुछ भी कह सकता हूँ, सितारों से लेके जमीन और चेयर पे बैठे हुए ना, लेकिन आप एक पद पे बैठे हैं, तो इसमें क्या तर्क है? देखिए इसमें एक और पॉइंट है जो मिस हो गया है। अंततोगत्वा अगर ये उस स्टेज को पहुंचता है अगर, तो ये इम्पीचमेंट में जाता है कहीं ना कहीं। इम्पीचमेंट कहा जाता है, हमारे हाउस में तो आ सकता है ना। उस हाउस के अध्यक्ष कौन है? तो वो पूर्व अनुमान देंगे अपने मत का। वैसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई उनका सीधा संवैधानिक कानूनी अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, टिप्पणी करना आवश्यक ही नहीं है। लेकिन अगर होती भी है टिप्पणी, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट मोशन यहीं आएगा। तो ये शोभा नहीं देता, उपयुक्त नहीं है कि मैं पहले से जो सबसे सर्वोपरि अध्यक्ष हूँ वो पहले से एक अपना पूर्व निर्णय दे दूँ इसके विषय में। जी जी, चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। सवाल तो बहुत हैं। नेशनल हेराल्ड और पिछले दिनों ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी राउज एवेन्यू कोर्ट में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, सैम पित्रोदा सब हैं उसमें, नामजद हैं। थोड़ा सा मामला समझाइए, बड़ा रोचक है जी।
मैंने कहा था वन ट्रिक वंडर, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैंने कहा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। हमने सिर्फ 7 ही गिने थे, ये 8वां अजूबा है। कानूनी रूप से तो हास्यास्पद है। अगर ये इतना बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होता तो बड़े मजाक का एक स्टैंड अप कॉमेडी बन सकती है इसमें। मैं सरल रूप से बताऊंगा। देखिए, कुछ हद तक तो बोलना पड़ता है कानून की, लेकिन जितना सरल हो सकता उतना बताऊंगा। आप अगर खुद ही नहीं इसमें हंसे और मजाक नहीं चलते, देखिए क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मूलतः 3 तथ्य होते हैं। एक होता है एक प्रेडिकेट ऑफेंस, एक मूल ऑफेंस। मैंने आपका खून किया, वो एक मूल ऑफेंस है। मैंने आपको चीट किया, वो दूसरा ऑफेंस है। मैंने किसी को किडनैप किया, ये है प्रेडिकेट ऑफेंस, कानूनी लोग कहते हैं, जिसको मूल ऑफेंस कहते हैं। इसके हुए बिना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगले 2 जो तथ्य हैं वो इससे लिंक्ड हैं। दूसरा है कि इस प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर पीओसी को कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी उस प्रेडिकेट ऑफेंस से फ्लो करती हुई प्रोसीड ऑफ क्राइम होनी चाहिए। प्रेडिकेट ऑफेंस अगर उस शेड्यूल में नहीं है तो प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं है। लिस्ट होता है, उस लिस्ट में अगर आपने किसी को चमाटा मारा है तो वो भी ऑफेंस है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं बनेगा। तो चमाटा मारना मनी लॉन्ड्रिंग के शेड्यूल में नहीं है। लेकिन किसी का खून किया है तो मर्डर है उसमें। इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज मनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। नहीं, वो बाद में आएगा। तो पहला तो हुआ प्रेडिकेट ऑफेंस जी। दूसरा हुआ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्लोइंग फ्रॉम दैट, वहां से निकलता हुआ, वहां से संबंधित, वहां से कनेक्टेड। और तीसरा है, वो भी पूरा नहीं है मनी, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल, उसको परिवर्तित करना को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तकनीकी नहीं होना चाहता इसमें। तकनीकी रूप से अगर मैं किसी का खून करके रुपए लेके अपने पलंग के नीचे रख लूं तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है वो, क्योंकि मैंने प्रेडिकेट ऑफेंस किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम भी ली, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं किया। परिवर्तित कहते हैं कि ब्लैक को व्हाइट करना, मनी को परिवर्तित, उससे घर खरीद लेना, उससे कुछ करना, उसका कैरेक्टर बदलना। अब इसको छोड़िए आप, ये अजूबा क्यों है और ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों को। ये है एक कंपनी AJL और उसकी 100 प्रॉपर्टीज मान ली, 10 प्रॉपर्टी मान ली भारतवर्ष में सब जगह इसके नीचे। और ये है एक और कंपनी यंग इंडिया, ठीक है। अब कई दशकों से, 50 दशकों, 6 दशकों से या पहले भी उससे, अब तो उसका शताब्दी बनने वाली है AJL की। ये कंपनी नेशनल हेरल्ड चलाती थी। नेशनल हेरल्ड आदर्शों के आधार पे, कांग्रेस के आदर्शों के आधार पे, नेहरू गांधी जी उनके अभियानों को करती थी। एक स्वतंत्रता संग्राम का एक द्योतक था, एक मशाल थी, इत्यादि इत्यादि, वो चल रही थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कई आदर्शवादी प्रोजेक्ट्स असफल होते हैं आर्थिक रूप से, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे जैसे टाइम निकला, हर 10 दिन, हर 2 महीने, 6 महीने, 8-10 महीने में कांग्रेस पार्टी उसको एडहॉक लोन दिया करती थी। 70 वर्ष से चलाना था, सर्वाइव करना था। वो लोन होते होते कांग्रेस पार्टी के लोन अपनी एक शाखा को एक प्रकार से उज्जवल रखने के लिए 90 करोड़ हो गए 70-80 साल में। तो यानी देनदार हो गया कांग्रेस और लेनदार हो गई AJL। अब ये निर्णय हुआ कि वापस इसको पुनर्निर्माण करना है। जब कोई बहुत डेट होती है, डेट रिडंडेंस, को डेट फ्री करना है। डेट फ्री करने की कार्रवाई पूरे देश में आज हर कंपनी करती है। बिल्कुल। IBC का उदाहरण लीजिए। IBC में 80% डेट को किसी और कंपनी को